नदियों और तालाबों के संरक्षण के लिए अभियान शुरू हो चुका है। मोहन यादव के निर्देशों के बाद इंदौर के कान सरस्वती नदियों की 30 मीटर के दायरे में हुए पक्के निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े तालाबों का सर्वे पूरा हो चुका है। इंदौर जिले में शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण इलाकों में नदी तालाबों के 30 मीटर के दायरे में हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया गया है। इंदौर कलेक्टर सिंह ने बताया कि नगर निगम और जिला प्रशासन के अफसरों ने सर्वे रिपोर्ट तैयार कर कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए, हमने सभी जगहों पर पूरे सरस्वती और कान पे नगर निगम और अपने राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर जितने भी 30 मीटर के अतिक्रमण हैं सभी का चिन्हांकन किया है। अगर देखें तो लगभग 80% तक डेटा हमारे पास में आ गया है और बाकी का कल तक हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ नोटिस जारी करने वाली कार्रवाई और अगर कोई नया निर्माण है उसको तत्काल हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कुल मिलाकर दोनों नदियों के तरफ के अतिक्रमण हटा के और वहाँ पर प्लांटेशन हो जिससे कि नदियों को पुनर्जीवित किया जा सके, ये इस धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में तिरला पुलिस द्वारा 36 घंटे में सनसनीखेज हत्याकांड के मामले का किया पर्दाफाश। आपको बता दें कि बेटे जसपाल ने अपनी मां के साथ मिलकर सौतेले पिता मृतक प्रकाश पिता मांगीलाल डावर निवासी खादन बुजुर्ग थाना तिरला की धारदार दराते से हमला कर हत्या की थी। तिरला पुलिस ने मां व बेटे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धार नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र बास्कले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का किया खुलासा और मीडिया को दी विस्तार से पूरी जानकारी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा और चूँकि इसकी शिनाख्त हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, शिनाख्त सोशल मीडिया और फोटोग्राफ के माध्यम से हमें पता लगा कि इसका नाम देव प्रकाश पिता मांगीलाल डावर और खादन बुजुर्ग का रहने वाला है और बाल मुकाम इसका घोषणा मंत्री। दिनांक 5 तारीख को थाना तिरला के ग्राम अम्मा कुटिया के कहारी घाट में एक अज्ञात शव की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी और उनकी टीम गए और मामला संदिग्ध होने पर और उस शरीर पे छोटे थे तो अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा उसकी शिनाख्त के बाद कि उसका एक मांगुड़ी बाई से प्रेम संबंध था और जब उनको हमने अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये लगातार हम पे चरित्र पर शंका करता था। इसी बात को लेकर हमारा पूर्व में भी विवाद हुआ था, रिपोर्ट भी हुई थी थाना राजन नगर में और इस बात को लेकर हमने उसकी यहाँ ग्राम अम्बा कुटिया की कहारी घाटी में लाकर प्लानिंग के तहत उसकी धारदार हथियार से उसकी हत्या करना बताया है। पुलिस ने धारा 307 के फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धर्मपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम उमरिया निवासी फरियादी सुल्तान पिता मुन्नालाल डावर द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि 1 जून को गांव के रहने वाले रोहन बादल संजय ने जान से मारने के उद्देश्य से फरियादी के पेट पर व जांघ पर चाकू से हमला किया था, जिस पर पुलिस ने धारा 307 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। घटना के बाद तीनों आरोपी फरार चल रहे थे। धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह और आईपीएस अंकित सोनी द्वारा थाना प्रभारी धर्मपुरी संतोष यादव को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आदेशित किया था, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा जगह जगह तलाश की गई। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी एक दुकान पर बैठे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की गई तो आरोपी भाग निकले, जिन्हें पुलिस टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद तीनों को पकड़ा और घटना में उपयोग एक आयरन का तेज तर्रार शटर और एक बाइक और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जहां जेल भेज दिया गया है। ये दिनांक 1/6/24 की घटना है। ग्राम उमरिया फरियादी सुल्तान राशन की दुकान पे सामान लेने गया हुआ था। उसी समय पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही रोहन बादल और संजय के द्वारा घटना की गई, जिसमें रोहन बादल ने लात घूंसों से मारपीट की और फरियादी को पकड़ लिया और संजय के द्वारा चाकू से उसके पेट में और जांघ में प्राणघातक चोटें पहुंचाई। इसका भी इलाज इंदौर में चल रहा है। तत्काल पुलिस के द्वारा 307 का केस रजिस्टर किया गया और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लगातार गिरफ्तारी के लिए आदेशित किया जा रहा था। पुलिस के द्वारा जगह जगह दबिश भी दी गई थी। इसी संदर्भ में जानकारी मिली थी कि उमरिया गाँव में ही है आरोपी और पुलिस के द्वारा रवाना होकर घेराबंदी की गई। आरोपी द्वारा काफ़ी भागने का प्रयास किया गया, लेकिन पार्टी द्वारा मुस्तैदी से पकड़कर इनको पूछताछ की गई और घटना में जो मोटरसाइकिल चाकू उपयोग किए गए थे, मोबाइल उपयोग किए गए थे, उनको जब्त किया गया।
महाकालेश्वर मंदिर में भक्त दिलीप सत्यनारायण सोनी द्वारा भगवान महाकालेश्वर को मंदिर के पुरोहित नवनीत शर्मा व रूपम शर्मा की प्रेरणा से एक नग चांदी का मुकुट मय कुंडल भेंट किया गया, जिनका कुल वजन 3102 ग्राम है, जिसे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी व प्रभारी अधिकारी दर्शन व्यवस्था राकेश श्रीवास्तव द्वारा प्राप्त कर दानदाता का सम्मान किया जाकर विधिवत रसीद प्रदान की गई। ये जानकारी मंदिर प्रबंध समिति के कोठार शाखा के कोठारी मनीष पांचाल द्वारा दी गई। सिंघाना गंधवानी मार्ग ग्राम पिपली के समीप चोरों ने दी लूट की वारदात को अंजाम। ग्राम कलवानी निवासी विशाल राजपूत ने बताया कि मैं कलवानी से और मेरी दादी बड़वानी जा रहे थे। सिंघाना गंधवानी मार्ग ग्राम पिपली के समीप चोरों ने दी लूट की वारदात को अंजाम। ग्राम कलवानी निवासी विशाल राजपूत ने बताया कि कलवानी से मैं और मेरी दादी बड़वानी जा रहे थे। अचानक पीछे से 4 अज्ञात बदमाश पल्सर गाड़ी लेकर आए और मेरे साथ मारपीट करी। मैंने चीख पुकार की तो ग्रामीण लोग आए और मुझे बचाया। तब तक चोर भाग गए थे। मेरी दादी के साथ धक्का मुक्की करने के कारण पूरी बाई का पैर फ्रैक्चर हो गया है। मेरे साथ भी मारपीट की और मेरा मोबाइल और मेरे कुछ जरूरत डॉक्यूमेंट्स लेकर चोर फरार हो गए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जैसे ही हमें आवाज सुनाई दी, हम सब लोग आए और आकर देखा जब तक चोर भाग गए थे। उसके बाद तुरंत एम्बुलेंस आई और घायल को सिंघाना स्वास्थ्य केंद्र ले गए। बताया जा रहा है कि वहां से उन्हें बड़वानी जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। चार लोग थे। मैं बड़वानी रहता हूँ। मैं मेरे गांव कलवानी से आ रहा था, ऊपर बड़वानी जा रहा था। मैं क्या मेरा मोबाइल ले गए और बैग ले गए। मारकूट करने की कोशिश कर रहे थे वो, पर मैं गाड़ी मतलब गिरने नहीं दी और जैसे निकल गया। नहीं तो मारकूट भी हो जाती और गाड़ी भी चले जाती। हम 2 लोग थे, मैं और मेरी दादी। घटना यहाँ पे हुई, अभी हम यहाँ मंदिर में बैठे थे तो चिल्लाने की आवाज आई तो हम यहाँ पे दौड़ के आए। तो हम जब तक आए तब तक देखा कि यहाँ पे एक लूट की वारदात हुई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला थी और उसके साथ में एक युवक था। तो उनके साथ में किसी अज्ञात युवक को जो 3 से 4 थे उन्होंने लूट की वारदात की। उनका सारा जो सामान था वो लेकर भाग गए और साथ ही उनका एक पैर भी तोड़ दिया। जो महिला थे उनके साथ मारपीट भी करी गई। जल गंगा संवर्धन अभियान का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुरूप उज्जैन में जन सहभागिता से जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन का कार्य सतत जारी है। इसी क्रम में शनिवार सुबह मां शिप्रा तट के पावन राम घाट पर विधायक उज्जैन उत्तर अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, महापौर मुकेश चटवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और जन सामान्य द्वारा रामघाट पर साफ सफाई कर स्वच्छता की अलख जगाई गई। इस दौरान उपस्थित संभागायुक्त उज्जैन संजय गुप्ता, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा भी घाट की सफाई की गई। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने हाथ में ब्रश और बाल्टी ले घाट की सीढ़ियों की सफाई कर जमी काई को हटाया गया। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में जल स्रोतों के संरक्षण का यह अभिनव अभियान 5 जून से 16 जून तक सतत जारी रहेगा। जन सहभागिता के माध्यम से जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के साथ मां शिप्रा का शुद्धिकरण भी किया जाएगा। मां शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने प्रशासन को अच्छे आयोजन के लिए बधाई दी। विधायक कालूहेड़ा ने इस दौरान घोषणा की कि अभियान के तहत लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति के माध्यम से लगभग 50,000 पौधों का घर घर जाकर निःशुल्क वितरण और आमजनों को इन पौधों के रोपण और संरक्षण के लिए शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का यह अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम है और सरकारों के साथ साथ समाज भी इन सारे अभियानों में सरकार के साथ यदि खड़ा होगा तो मैं समझता हूं कि यह सामाजिक क्रांति, चाहे वो शिप्रा शुद्धिकरण का मामला हो, चाहे वो वृक्ष लगाने का मामला हो, चाहे वो मिट्टी के गणेश जी का मामला हो, कुल मिला के सारे आंदोलनों के माध्यम से हम पर्यावरण के साथ साथ
शिप्रा के शुद्धिकरण का काम भी इस दिशा में करेंगे। सफाई करके कार्यक्रम की शुभारंभ किया है निश्चित रूप से, जिससे सभी लोग प्रेरणा लेकर हमारे जल स्रोत को, जो हमारे शहर के जो जल स्रोत है, हम सभी लोग ये कार्यक्रम करके और स्वच्छता की दिशा में, पर्यावरण की दिशा में एक अच्छी अनूठी पहल है। सभी को बहुत बहुत बधाई। शपथ लेते हैं कि हम सार्वजनिक, धार्मिक या व्यक्तिगत क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। प्रदेश भर में नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नदियों के शुद्धिकरण के साथ ही तालाबों की सफाई और परंपरागत जल स्रोतों की सफाई की जा रही है। कुछ वर्षों पहले नगर निगम ने विभिन्न संस्थाओं की मदद से तालाबों की सफाई और गहरीकरण का काम शुरू कराया था, जिसके चलते गर्मी में भी तालाब लबालब थे। इस बार भी निगम बड़े पैमाने पर तालाबों के चैनलों को साफ करने के साथ साथ तालाबों का गहरीकरण करने में जुटा है, ताकि बारिश में पर्याप्त पानी तालाबों में आ सके। इसके लिए नगर निगम के वर्कशॉप विभाग से 10 डंपर, 4 पोकलेन मशीनें और 4 जेसीबी ली गई हैं, जिसकी मदद से तालाबों की चैनलों को साफ किया जा रहा है। साथ ही कई जगह कब्जे भी हटाए जा रहे हैं। शहर भर में 27 तालाब हैं। इनमें से अधिकांश की चैनलें खराब हालात में थी और कई जगह तो दुकानों और मकानों के हिस्से भी वहां बना लिए गए थे। नगर निगम की टीम इस कार्य में जुटी है। वहीं कुछ संस्थाओं की मदद भी ली जा रही है, ताकि बारिश के पहले तक सारी चैनलें साफ की जा सके। पिछले 4 दिनों से यह अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। नहीं, देखिए, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं और शासन से निर्देश भी आए हैं, तो उसके क्रम में हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं। हमारे जो तालाब हैं उनके जो कैचमेंट चैनल्स है उसको क्लियर करने का कार्य किया जा रहा है। उसमें डिसिल्टिंग हो या इंक्रोचमेंट रिमूवल हो, वो सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो वर्तमान में इसके साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या रिचार्ज शाफ्ट के माध्यम से ग्राउंड वाटर लेवल को बेहतर करना, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारी नदियाँ हैं, उन नदियों के 30 मीटर के किनारे के जो एक चिन्हांकन हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या अवैध निर्माण है, तो उनका चिन्हांकन और सीमांकन के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगामी रणनीति तय करेंगे और प्रयास यही है कि जल संरक्षण करें और साथ ही साथ चूँकि काफ़ी हम देख रहे हैं कि ग्रीन स्पेसेस का भी वो बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हम लोग प्लांटेशन भी एक बृहद करें ताकि लोगों को इससे राहत मिले। पश्चिम रेल मंडल द्वारा पीथमपुर में नई ब्रॉडगेज लाइन डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन जमीन अधिग्रहण में आ रही परेशानी के चलते काम में रुकावट आ रही है। गुरुवार को मंडल के अधिकारियों ने कलेक्टर राशि से मुलाकात करते हुए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने का आग्रह किया है। कलेक्टर ऑफिस में भी नियम के मुताबिक जमीन अधिग्रहण करने का आश्वासन रेलवे के अधिकारियों को दिया है। कलेक्टर के मुताबिक जमीन अधिग्रहण को लेकर कई तरह की प्रक्रिया होती है। किसानों और ग्रामीणों की सहमति और मुआवजा तय होने के बाद ही जमीन का अधिग्रहण हो सकेगा। इसके अलावा रेलवे के इस प्रोजेक्ट में निजी और शासकीय भूमि भी आ रही है। इसके अधिग्रहण में समय लग रहा है। ऐसे में कलेक्टर राशि से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करने का आश्वासन दिया है। देखिए, रेलवे के द्वारा जो ब्रॉडगेजिंग का काम किया जा रहा है उसमें कुछ नई लाइन भी है जो डाली जा रही है। उस संबंध में लगातार कार्रवाई करी जा रही है, जिसमें लैंड एक्विजिशन, भूमि का अर्जन होना है। उसमें 3 प्रकार की समस्याएं हैं। जो प्राइवेट जमीनों का भू अर्जन किया जाना है, उस संबंध में जो धारा 20 की कार्रवाई है वो चल रही है। कुछ शासकीय जमीन आ रही है जिसका ट्रांसफर किया जाना है, जिस हेतु भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो बहुत जल्दी ही उनके पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा जो फॉरेस्ट की जमीन आ रही है, उसके एवज में प्रदेश में कहीं पर फॉरेस्ट को उतनी लैंड उपलब्ध करानी है, जिस संबंध में सभी कलेक्टर्स को मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है कि रेलवे को वो जमीन उतनी हस्तांतरित करी जाए जो लैंड पूल में से है। तो जितने भी मामले हैं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि काम में लैंड एक्विजिशन के कारण जरा सा भी डिले ना हो, तत्काल जमीन उपलब्ध करा दी जाए, जिससे कि रेलवे बहुत जल्दी अपना काम वहां पर समाप्त कर सके।
प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब सख्ती शुरू कर दी है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा लगातार की जा रही फीस वृद्धि से छात्रों के परिजनों पर काफी भार पड़ रहा है। इस मनमानी को रोकने के लिए और केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रदेश सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। इधर कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ किया है कि जिले के सभी निजी स्कूल संचालकों को 8 जून तक बढ़ाई गई फीस की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करना होगी। अगर तय समय में जानकारी अपडेट नहीं की जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, राज्य शासन के जैसे निर्देश हैं कि सभी प्राइवेट स्कूलों को जो अगर कोई बढ़ी हुई फीस है तो पोर्टल पे उसकी जानकारी देना अनिवार्य होती है। इस संबंध में पहले से ही नियम है, उन आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और इस हेतु जिला पंचायत के माध्यम से फॉलो भी किया जा रहा है और उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई करी जा रही है। और देखिए, 8 जून तक का समय दिया गया है। 8 जून तक ये जानकारी देना अनिवार्य होगी और उसके बाद जो नियमानुसार कार्रवाई। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।